आपका द जीएस प्लेटफॉर्म चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। सीटेट या टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं या सुपर टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनकी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी हेतु एक शिक्षण सामग्री जो तैयार की है, जो हिंदी भाषा से संबंधित है। कहने को तो हिंदी भाषा संबंधित है, लेकिन आप जो भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत भाषा हो, बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि संस्कृत भाषा की अगर जो शिक्षण विधियाँ से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो संस्कृत भाषा में होंगे, अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा में मिलेंगे, हिंदी भाषा के हिंदी भाषा में मिलेंगे। बाकी सारी शिक्षण विधियाँ सभी भाषाओं के लिए एक जैसी हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, भाषा शिक्षण की विधियाँ, जिसमें हम पहला चैप्टर लेके चलते हैं, भाषा, बालक एवं भाषा शिक्षण। तो सबसे पहले यदि हम भाषा शब्द की केवल यदि हम चर्चा करें तो भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है भाष धातु से, और भाष धातु ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। भाषा और विचार बात करें तो दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। और भाषा की अगर हम परिभाषा भी आपके सामने अगर व्यक्त करना चाहें तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग कर सकते हैं। वाचिक ध्वनियों से मतलब है कि बोलना, यानी कि अगर हमें अपने विचारों को प्रकट करना है तो बोलना है, बोलना है तो किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के संबंध में प्रमुख शिक्षाविदों ने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे प्लेटो का मत है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक भाषा एवं अध्वन्यात्मक बातचीत है, और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। विचार को आत्मा की मूक भाषा माना गया है, अध्वन्यात्मक माना गया है, और जब वही विचार किसी न किसी ध्वनि के रूप में प्रकट होकर हमारे होठों तक वो बात आ जाती है तो उसे ही प्लेटो ने उसे भाषा नाम दिया। इसके संबंध में स्वीट का कथन आता है। स्वीट का कथन है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहा गया। जो हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते हैं उन्हें किसी न किसी ध्वनि के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से उन शब्दों को प्रकट करना ही भाषा है। अन्य एक शिक्षाविद हुए ब्लॉक तथा ट्रेगर। इन्होंने कहा है कि भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का यंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। एक प्रमुख शिक्षाविद हुए, भारतीय शिक्षाविद हैं बाबूराम सक्सेना जी। इन्होंने कहा है कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उसे यादृच्छिक रूढ़ध्वनि संकेत प्रणाली भाषा कहते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि ऐसी भाषा या ऐसे शब्द विचार या जिनकी सहायता से, या ऐसे प्रतीक यंत्र जिनकी सहायता से मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या सहयोग करते हैं, तो ऐसी ध्वनियाँ प्रणाली को उन्होंने भाषा कहा। तो भाषा एक ही भाषा के कई रूप हो सकते हैं जिसका क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है, और इनमें अंतर स्पष्ट करना भी केवल व्यवहारिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। जैसे भाषा कई प्रकार से होती हैं, जैसे आपके पहली बोली, विभाषा, भाषा। अगर बोली भी हम लेके चलें तो ये भी एक भाषा के अंतर्गत ही आती है, और बोली जो मानी गई है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई।
और बोली का जो क्षेत्र है वो एक गांव, समाज, ग्राम तक ही एक सीमित क्षेत्र से इसका संबंध होता है और यह व्यक्तिगत बोलचाल की इसमें प्रधानता होती है। और इसकी जो बोली होती है, ये जो भाषा होती है, इसमें देशज और घरेलू शब्दावली की अधिकता पाई जाती है। यानी कि हम जैसा भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, किसी से आपस में जो भी व्यक्तिगत बातचीत करते हैं, तो उनमें देशज और जो घरेलू शब्दावली होती है उसकी बहुलता ज़्यादा पाई जाती है। उसमें अगर देखा जाए तो व्याकरणिक दृष्टि से विसंगतियाँ भी पाई जाती हैं। अगर हम केवल विभाषा की बात करें, विभाषा इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है और यह एक गांव, समाज तक सीमित न रह कर के एक प्रांत तक या एक उप प्रांत तक, एक राज्य तक सीमित हो जाता है। और विभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे आपने कई रचनाएं देखने को मिली होंगी किसी न किसी भाषा में, जो कि अगर किसी राज्य की जो भाषा होगी तो उस भाषा में आपको साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो वो कहलाती है विभाषा। तो विभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी देखने को मिलती हैं और इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। ये गांव, समाज तक सीमित न रह करके एक राज्य तक सीमित हो जाती है। इसके बाद एक अतिरिक्त इसका एक रूप है भाषा। यह भाषा जो है एक परिनिष्ठित और परिमार्जित भाषा होती है, एक आदर्श रूप की भाषा होती है। यह विभाषा की एक विकसित स्थिति मानी गई है। इस भाषा को ही राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा कहते हैं। एक भारत की या अन्य किसी भी राष्ट्र की जो भी भाषा होगी वो राष्ट्रभाषा होती है। वैसे तो हमारा जो देश है इसमें अनेक भाषाएं देखने को मिलती हैं, कई प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती हैं। जगह जगह पर बोली भी बदली हुई मिलती है। तो अपने भारत की राष्ट्रभाषा एक ना होकर के भारत की जो मुख्य भाषा हिंदी है, जो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा ना कह करके भारत के राजभाषा हिंदी मानी गई। इसमें भाषा के महत्व को भी प्रमुख बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। भाषा के प्रमुख बिंदु जैसे कि आपके इसमें आते हैं, भाषा के प्रमुख बिंदु जो आपके इसमें आते हैं, जैसे कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। भाषा जो है अपने विचार आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे एक दूसरे को माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसा कि कहा होता भी है कि भाषा ही मानव के मुख से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके सहारे समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। एन केन प्रकारेण भाषा की भाव की अभिव्यक्ति को एक सशक्त माध्यम माना जाता है। तो भाषा को जो हम एक साधन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान के रूप में। इसका जो दूसरा तथ्य है कि भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। तो इससे मतलब यह है कि मनुष्य एक कहा गया है कि वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए भाषा के माध्यम से समाज के सदस्यों के साथ एक सूत्र में बंधा रहता है। तो भाषा एक सामाजिक जीवन को, सामाजिक प्राणी के जीवन को सार्थक करने के रूप में भी सहायक है। इसका जो तीसरा तथ्य है, तीसरा बिंदु है भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। तो अगर हम इसके तथ्य पर चर्चा करें तो ये आपका भाषा की अलौकिक देन के कारण ही जीव जगत, लोक, माया, भ्रम, प्रकृति, पुरुष आदि गंभीर विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा, साहित्य के प्रशासनिक कार्यों के रूप में एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसका जो चौथा बिंदु है, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक होती है। यानी कि हमारा जो भाषा है गद्य, पद्य आदि कई विधाओं में देखने को मिलती है। तो भाषा में जो मौजूद रस, छंद, अलंकार आदि भाषाएं हैं जो कला पक्ष को अलंकृत करते हैं, जो जैसे कि भाषा की इसी सांस्कृतिक शक्ति के कारण ही रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने देश प्रेम से जो गद्य पद्य द्वारा जनमानस में जो भाषा का बीजारोपण किया, गद्य पद्य का बीजारोपण किया, तो ये सब भाषा के ही कारण संभव है। इसमें
इसमें भाषा के अनेक रूप भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका इसमें पहली जो भाषा आती है मातृभाषा का मतलब होता है मात से ग्रहण की गई भाषा, और ये भाषा का पहला रूप माना जाता है। बेलार्ड महोदय ने भी एक घर की बोली को माता की भाषा और समाज द्वारा जो स्वीकृत भाषा है उसे मातृभाषा कहा। गांधी जी ने भी मातृभाषा की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार हमें प्राप्त होते हैं या जो भी मीठे शब्द मिलते हैं उनके और पाठशाला के बीच जो मधुर संबंध होना चाहिए वह एक विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। इनके कहने का मतलब यह है कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो भी पाठ पढ़ते हैं या जो भी जैसी भी शिक्षा लेते हैं उसमें मातृभाषा का असीम सहयोग रहता है। इसमें आपके अगले शिक्षाविद हैं रायबर्न। तो रायबर्न ने मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन एवं स्रोत माना है, भावों एवं अभिरुचियों का परिचालक है तथा सृजनात्मक शक्तियों का साधन है। इन्होंने मातृभाषा के संबंध में जो अपनी परिभाषा जो व्यक्त की है, इन्होंने कहा है कि मातृभाषा एक हर्ष, आनंद, ज्ञान का साधन का स्रोत है जिसमें अपने भावों और अभिरुचियों का एक परिचालक है, जो हमारे अंदर के जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, जो एक कोई रचना करने के जो लक्षण हैं वो मातृभाषा के कारण संभव हैं। इसमें अब आपका इसमें दूसरा जो रूप देखने को मिलता है भाषा का, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा एक संपूर्ण देश में बोले जाने वाली भाषा होती है। यह भाषा राजकाज के सभी कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा होती है, जो संपूर्ण देश में प्रयुक्त की जाती है। संपूर्ण देश में जो भी राज्य हैं उन राज्य की जो भी भाषा है उनके अधिकांशतः कार्य उस राज्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है। इसके बाद भाषा के शिक्षण का महत्व और आवश्यकताएं। भाषा के शिक्षण के महत्व को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए निम्नलिखित कारण सामने आते हैं, जिसमें आपका एक पहला कारण सामने आता है ज्ञानात्मक कारण। ज्ञानात्मक कारण से मतलब इतना रहता है कि हम भाषा शिक्षण द्वारा जो हमारे विभिन्न भाषिक तत्व हैं, जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, उनका ज्ञान कराना। कौशलात्मक कारण से स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल माने गए हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना को हम L, बोलना को S, पढ़ना को R, लिखना को W, यानी कि लिसन, स्पीच, रीडिंग, राइटिंग। तो इस तरीके से कौशल के 4 प्रमुख चरण होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल, वाचन, पठन और लेखन। तो यदि इसमें आपका प्रश्न बनता भी है, अक्सर आया भी है प्रश्न कि कौशलात्मक कारण में या भाषा के कौशल में प्रथम कौशल कौन सा है, तो श्रवण कौशल इसमें प्रथम कौशल होता है। अंतिम कौशल कौन सा है, तो लेखन कौशल जो है वो अंतिम कौशल है। एक इसमें प्रश्न इस तरीके से ये भी बनता है कि भाषा के कौशलों का क्रम क्या है। तो क्रम में अगर आपको पहला विकल्प ये दें L, S, R, W, या विकल्प आपको ये दें S, L, R, W, तो आपको ये वाला जो क्रम मिले जहाँ जिस विकल्प में L, S, R, W, तो मुझे वो विकल्प चुनना है। तो इस तरीके से कौशलात्मक कारण में भाषा कौशल के 4 प्रमुख कौशल बतलाए गए L, S, R, W। इसमें आपका जो तीसरा तथ्य है रसात्मकता। रसात्मकता से स्पष्ट है कि इसमें विभिन्न जो साहित्यिक विधाएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनके रसास्वादन के लिए, लेखक के सूक्ष्म भावों और विचारों के रसानुभूति के लिए भाषा शिक्षण को बहुत ही आवश्यक माना गया। और इसमें जो उनके गद्य पद्य की जो रचनाएं हैं उसमें रस, छंद, अलंकार जो भी देखने को मिलती हैं उसमें भाषा का विशेष योगदान है। अगला पॉइंट है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से मतलब है कि भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य माना गया है वह सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता से मतलब है कि जो बालक में जो भी सृजन करने की जो क्षमताएं होती हैं, कोई रचना करने की क्षमताएं होती हैं, या लेखन कार्य में जो मौलिकता देखने को मिलती है, वह सब भाषा शिक्षण की व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है।
इसके बाद आपका पांचवा जो कारण माना गया है वह है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में भाषा सीखने की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के मत हैं, लेकिन यहाँ से आपको स्पष्ट कर दें कि भाषा शिक्षण से संबंधित या भाषा से संबंधित 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जैसे कि एक आपके जीन पियाजे महोदय, नोम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की। तो सबसे पहले अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने बालक के भाषा सीखने में संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान माना और संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता का प्रभावी होना बताया। और संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों से गुजरता है। संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक विकास हम उसे कह सकते हैं कि जिस बालक के अंदर तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, विचार करने की, कल्पना करने की, कोई जिज्ञासा करने की, अगर ये सारी क्षमताओं करने का जिसमें विकास होता है, वो सारी तथ्य संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे ने प्रमुख 2 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें एक आपकी अवस्था प्रस्तुत की है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम केवल संवेदी गामक अवस्था की बात करें तो संवेदी गामक अवस्था को उन्होंने 0 से 2 वर्ष तक माना। 0 से 2 वर्ष यानी कि उसके जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में जो बालक होता है वो वस्तुओं को उनके नाम की अपेक्षा उनके चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, उनके चिन्हों के प्रयोग करने से बुलाता है। यानी कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को उनके नाम से बुलाने में, नाम से पुकारने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन यदि वह उन वस्तुओं को किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से यदि उन्हें बुलाता है, पुकारता है, तो उन चिन्हों को केवल उस घर के, परिवार के, उस परिवेश के सदस्य ही उस बालक के भावों को समझते हैं, उस बालक के चिन्हों को समझते हैं और उस बालक को वो वस्तु प्रदान कर दी जाती है। तो ये अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो मानी गई है वो 0 से 7 वर्ष या 2 से 7 वर्ष। 0 से 7 वर्ष या 2 से 7 वर्ष इसलिए क्योंकि 0 से जो 2 वर्ष आपकी हो जाती है वो संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि बालक स्वयं से बातचीत करते हुए एक टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करता है। जैसे जीन पियाजे महोदय ने इस बालक की भाषा को, इस प्रकार की भाषा को अहम केंद्रित भाषा माना और यह जो भाषा है एक अपरिपक्वता की भाषा है और संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल है। इसमें बालक का पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक विकास इस अवस्था में नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी बहुत सोचने, विचारने, तर्क करने की, विचारने की, कल्पना करने की क्षमता जागृत होने लगती है। इसलिए उन्होंने इस अवस्था को अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास का प्रतिफल माना और इसमें जो बालक होता है वो टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करता है और जिसे जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा का नाम दिया। इसके बाद आपके अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने एक परिभाषा व्यक्त की है कि बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, जिसे चॉम्स्की ने LAD नाम दिया। इस LAD का पूरा नाम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस, और LAD का संक्रमण काल जीवन के पहले 5 वर्षों में होता है। इसकी अवधारणा नोम चॉम्स्की द्वारा सर्वप्रथम 1960 के दशक में प्रस्तावित की गई और इसमें क्या होता है, LAD में जो इनकी जो परिभाषा है इन्होंने स्पष्ट किया है कि बालक जो जब पैदा होता है तो अपनी उन सभी शक्तियों के साथ पैदा होता है जो भाषा सीखने में सहायक हों। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने इस परिभाषा को स्पष्ट किया है कि बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए अनुकरण से भाषा सीखता है। पियाजे की अहम केंद्रित भाषा को वाइगोत्स्की ने निजी भाषा नाम दिया और निजी भाषा को ही उन्होंने कहा है कि यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है।
तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक भाषा जो उन्होंने मानी वो निजी भाषा को माना, और निजी भाषा उन्होंने पियाजे की जो अहम केंद्रित भाषा है उसे वाइगोत्स्की महोदय ने उसे निजी भाषा नाम दिया। और बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए, यानी कि बालक जिस परिवेश में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए वही भाषा सीखता है। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक था ये भाषा शिक्षण से संबंधित था। इसमें संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार का यदि हम करते भी हैं कि समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो जिसमें यदि हम आपका एक विकल्प इसमें यह रखें कि भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित करता है, या समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक है, या बालक अर्जित भाषा के अनुसार उनके प्रयोग के नियम बनाते हैं, या व्याकरण के नियम सीखते हैं। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता से संबंधित इसमें जो महत्वपूर्ण विकल्प है, जो उचित विकल्प है, वो सिर्फ यही है कि समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। यानी कि बालक के चारों ओर का जैसा वातावरण होगा वह वैसे ही भाषा सीखने में सहायक होता है। जैसा कि अगर हम आपसे प्रश्न ये करें कि प्लेटो ने एक बात कही थी कि प्लेटो के अनुसार भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही हो सकता है, तो अगर हम आपका इसमें एक विकल्प यदि ये रखें कि विचार और भाषा में कोई संबंध नहीं है, तो विचार और भाषा में तो संबंध है। अगर हम दूसरा विकल्प ये रखें कि विचार और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं, तो वो भी नहीं है। केवल विचार ही महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं है, तो ये भी इसका विकल्प उचित नहीं होगा। हाँ, विकल्प इसका ये होगा, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार और भाषा में सिर्फ अंतर इतना है कि विचार एक मूक भाषा है, एक आत्मा की मूक भाषा है और अध्वन्यात्मक भाषा है, और भाषा जो विचारों को हम प्रकट करें ध्वनि के रूप में, वो हमारी भाषा कहलाती है। तो सिर्फ इतना अंतर है, यानी कि विचार और भाषा एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे की वीडियो आपको मिलेगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।